नमस्कार दोस्तों, विद्याकुलम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सनी राणा। आज आप लोगों को फिजिक्स में एक जो पिछला टॉपिक था, कहें पिछला यूनिट जो था, यूनिट नंबर 6, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस यूनिट में कुल मिलाकर के कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये टॉपिक्स रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ जायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको शॉर्ट में एमआई भी कहते हैं, रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये बेसिक टॉपिक है, ये जो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी मैटर नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। बहुत सारे उसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उन सभी पार्टिकल्स को ही हम लोग यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? तो एक ऐसा बॉडी, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया आपको। ठीक है, द बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसिक्वेंट पार्टिकल रिमेन फिक्स्ड। मान लिया जाए कि ये कोई एक बॉडी है। ठीक है, और इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स, इन सभी का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, ठीक है, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। आप इसको फोल्ड भी करते हैं या फिर इसके शेप या स्ट्रक्चर को चेंज भी करते हैं, तब भी अगर इसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर फिक्स है तो वो पार्टिकल रिजिड बॉडी के अंतर्गत आएगा, वो बॉडी रिजिड बॉडी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे इस पार्टिकल को हम ए नाम दे दिए और इस पार्टिकल को बी नाम दे दिए, इस पार्टिकल को सी नाम दे दिए, इस पार्टिकल को डी नाम दे दिए, तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होगा किसके? बी सी के। बी सी का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा किसके? सी डी के। ये पार्टिकल्स जो है अपने स्थान पर ही रहेगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो? सेम हो। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को जो बॉडी फॉलो करता है उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहा करते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या याद रखेंगे हम लोग कि द बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसिक्वेंट पार्टिकल, कंसिक्वेंट कहने का मतलब ये सतत, जो एक के बाद एक है। ठीक है, constituent particle remains fixed, then this type of body is known as rigid body. इसी में हम लोग जो पार्ट आगे पढ़ने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आप जानते हैं मास को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया, ये एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, और मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वैरी नहीं करता है। ठीक है, वेट वैरी करता है, और वेट मास में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो मास अब मास नहीं बल्कि वेट कहलाता है। ठीक है, सो हियर सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कोई भी सिस्टम है या कोई भी बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उन सभी पार्टिकल्स का अपना जो मास होगा तो होगा ही, बाकी उस पूरे बॉडी का जो मास है वो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट माना जाता है, एज्यूम माना जाता है। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम of a particle is defined as a point। एक पॉइंट
डिफाइन होता है। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, सीधा, ठीक है, एट विच द होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी और ऑल द masses of a system of particle supposed to be concentrated। इसका मीनिंग समझिए। मान लिए ये एक स्टिक है, इसमें यहाँ भी पार्टिकल्स है, यहाँ भी पार्टिकल्स है, यहाँ भी पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल्स का अपना अपना मास है, हर पार्टिकल्स का अपना अपना क्या है, मास है। तो अगर इन सभी पार्टिकल्स के मास को किसी एक पॉइंट पर एज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है, मान लिया जाएगा, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। दिस पी पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यानी कि अगर इस पार्टिकल्स का, ये पार्टिकल्स का मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2, इस पार्टिकल का मास है m3, इस पार्टिकल का मास है m4, इस पार्टिकल का मास है m5, इस पार्टिकल का मास है m6 और पूरे बॉडी का मास जो है वो है m, ठीक है। सो दिस m इज द मास ऑफ द होल बॉडी, क्लियर। देन सेंटर ऑफ मास यहाँ पर जो माना जाएगा, दिस सेंटर ऑफ मास m इज जस्ट इक्वल टू द m1 प्लस m2 प्लस m6, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और ये मास कहाँ पर है, तो एट पॉइंट P पर है, एज्यूम कर लिए, ठीक है। आप जनरल लाइफ में अगर आपको इस पेन को बैलेंस करना हो तो जनरली हम लोग बीच में पकड़ते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को माइंड में सेट है कि अगर हम बीच में पकड़ते हैं तो ये इक्वलाइज हो जाएगा, जितना मास इस पेन का लेफ्ट साइड में है उतना ही मास इधर राइट साइड में होगा, इसलिए बीच में पकड़ने पर ये क्या होगा, बैलेंस में होगा, ठीक है। सो दैट पॉइंट वेयर यू सपोज द मास इज टू बी कंसंट्रेट whole mass of the body, that point is called center of mass, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास, मैं फिर से बता रहा हूं, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक बिंदु है, ठीक है, एट विच द होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, जहां पर संपूर्ण बॉडी के जो मास है इज टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, उसको उस पॉइंट पर एज्यूम किया जाता है कि ये सारा मास यहीं पर है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच द होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी और ऑल द masses ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब इकट्ठित होना, एकत्रित होना, जमा होना, ठीक है। एक ऐसा बिंदु जहां पर किसी वस्तु का संपूर्ण मास को केंद्रित माना जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नाउ इसको हम निकालेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है ना वो रोटेशनल मोशन का है, ठीक है। आप सर्कुलर मोशन पढ़े थे, आप लीनियर मोशन पढ़े थे, उसी तरह से ये एक रोटेशनल मोशन है जो किसी एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ घूमे, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो मान लिया जाए कि कोई एक अगर ऑब्जेक्ट है जो फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर है। इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है यहाँ से, इसको हम मान लेते हैं x1, दिस इज द x1, और इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है दैट इज द x2, इसको मान लिए x2, ठीक है। एंड इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वो है पॉइंट ये, दिस वन, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, क्लियर। नाउ this point
P इज द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मास है m1, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मास है m2। ठीक है, दिस वन इज द पार्टिकल A एंड दिस इज द पार्टिकल B। पार्टिकल A का मास m1, पार्टिकल B का मास m2, पार्टिकल A का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रहा है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी कैसा है, रिजिड बॉडी है। दिस बॉडी इज द रिजिड बॉडी जिसमें दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल A और दूसरा पार्टिकल B। पार्टिकल A का मास m1, पार्टिकल B का मास m2। पार्टिकल A का डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से x1 और पार्टिकल B का डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से कितना है, x2। देन द सेंटर ऑफ मास, then the center of mass of this body is written as, therefore the center of mass of this body is, इसको सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मान लेते हैं P पर। ठीक है, दिस वन इज द P और इसका डिस्टेंस जो है, इस P का डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं xn। ठीक है, एंड xn इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दिस इज द xn, ये है। सो xn यानी कि ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू होगा, दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि m1 और x1 एंड देन m2 और x2, और डिवाइड में हो जाएगा सम ऑफ मासेस। सम ऑफ मासेस मतलब m1 प्लस m2। So this is the formula of the center of mass। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पर एक ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, दिस इज द रिजिड बॉडी एंड इन दिस रिजिड बॉडी देयर आर, सपोज दैट टू पार्टिकल्स A and B। m1 is the mass of particle A, m2 is the mass of particle B। The distance of the particle A is x1 from the rotational axis। This one, ये जो rotational axis है जिसके चारों तरफ ये घूम रहा है। ठीक है, this one, इसको हम नाम दे देते हैं y डैश और y। ठीक है, this one, तो इसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। तो सेंटर ऑफ मास P इज द सेंटर ऑफ मास, सपोज दैट। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं xn। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी इज गिवन एज xn। ठीक है, दिस वन, ये पॉइंट, तो इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू x1, इसका मास पार्टिकल का और इसका पोजीशन। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम एक्सिस की बात करते हैं तो पोजीशन बहुत ज़रूरी होता है। सो सेंटर ऑफ मास इज रिटेन एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड देयर पोजीशन फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस एंड इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास of this body is given as m1 into x1। m1 into x1, इसी का मास लेंगे, इसी का पोजीशन लेंगे, फिर प्लस करेंगे m2 into x2। अगर 3 होता तो m3 प्लस m3 into x3 करते। 4 पार्टिकल्स होते तो m4 into x4 करते। ठीक है,
और सभी को प्लस में लिखेंगे। n रहेगा तो m n इंटू xn, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल सम ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, यानी m1 प्लस m2। अगर n तक रहता तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंटर ऑफ मास। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से वीडियो को रिपीट कर करके आप देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है सेंटर ऑफ मास का। आई होप दैट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। सेंटर ऑफ मास के बाद एक टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले चूंकि हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन लिखा है, तो अभी इसी को चलते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन, ये दोनों टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। दिस वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको एम आई कहते हैं शॉर्ट में, या फिर सीधा सीधा आई ही कहा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज दैट ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। यहाँ पर सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है, और इस ऑब्जेक्ट का जो रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस है वो r है, दिस वन r। ये ऑब्जेक्ट इस रोटेशनल एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, इस एक्सिस के चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर of the distance of this body from the rotational axis. This is the moment of inertia, mr square। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम लोग? ठीक है, डेफिनेशन इज द, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia of a body about a rotational axis, rotational axis is defined as the
प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, mass of that body and a square of the distance, square of the distance of that body, कहाँ से? from the rotational axis, from the रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। सपोज दैट ये एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी, और ये रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस दिस वन। इसी एक्सिस के चारों तरफ ये बॉडी क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr², जहां पर m क्या है? मास है ऑफ द बॉडी, और r क्या चीज है? डिस्टेंस है। ठीक है, दिस वन इज द डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, और m इज द मास ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए रोटेशनल एक्सिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, ओके, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी एट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी। कहाँ से डिस्टेंस? तो रोटेशनल एक्सिस से। क्लियर? तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? mr²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग और बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे बाद हम लोग जो टॉपिक लगाए हुए हैं उसके बारे में आते हैं। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज व्हाट? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस कहने का मतलब, सपोज दैट अगर ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के चारों तरफ ये एक बॉडी है। ठीक है, जिसमें एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर। ये जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r1 है। ये जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस r2 है। ये जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस r3 है, और ये जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस rn है। यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका मास m1, यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका मास m2, यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका मास m3, और यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका मास mn है। यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, एंड दैट रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द रोटेशनल एक्सिस YO। इस YO रोटेशनल एक्सिस के चारों तरफ क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। इसी में से सपोज दैट ये एक पॉइंट है जहां पर सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास जो m है वो यहीं पर है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा रोटेशनल एक्सिस से, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियल डिस्टेंस, क्योंकि ये जब घूमेगा तो एक प्रकार से ये सर्कल बनाएगा, और उसी सर्कल का ये क्या होगा? रेडियस होगा। इसी को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, एंड दिस रेडियस ऑफ जायरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय k। रेडियस ऑफ जायरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? k से। चलिए अब आते हैं डेफिनेशन में। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट विच वुड हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ठीक है, एज द बॉडीज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो इसका रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सभी पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है,
तो जो डिस्टेंस होगा रोटेशनल एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ पर हम लोग इसके एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। सो एक्सप्रेशन क्या होगा, ये आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है। दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ के। ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल्स है M1 M2 M3, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यहाँ पर M1, M2 M3 और इस तरह से करते करते Mn इक्वल टू n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, n number of particles having masses, ठीक है। M1 फर्स्ट पार्टिकल का मास है, M2 सेकेंड पार्टिकल का मास है, ठीक है। इस तरह से R1 R2 R3 Rn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉडी। ये जो बॉडी है जिसके चारों तरफ घूम रहा है रोटेशनल एक्सिस के, उस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एंड देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स या बॉडी, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ the body due to all particles is as, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस वन इज द R1 का स्क्वायर, फिर इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल का M2 और R2 का स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड देन M3 R3 का स्क्वायर, और चूंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल है इसलिए Mn और Rn का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। और चूंकि इसमें नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो कितना है, n है, देयरफॉर टोटल मास ऑल्सो, टोटल मास ऑफ द पार्टिकल therefore total mass, अगर सपोज दैट ऑल मासेस आर इक्वल, अगर सभी मास इक्वल है, ठीक है, ऑल्सो अगर M1 जो है बराबर हो किसके, M2 के, और ये बराबर किसके है, M3 के, और ये बराबर किसके है, Mn के, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मास है ये किसके बराबर होगा, M के बराबर। ये सभी अगर बराबर हैं तो इसको जनरलाइज मान लेते हैं से M, और अगर ये सब M हो जाए तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, M कॉमन आ जाएगा सब में, तो R1 का स्क्वायर प्लस कितना, R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, और प्लस इस तरह से Rn का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर सपोज दैट M1 बराबर हो M2 M3 Mn, सब पार्टिकल बराबर मास का हो, इक्वल मास का, तो सभी की जगह पर M पुट करेंगे, और M चूंकि सब में होगा इसलिए कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, R1 R2 R3, इस तरह करते करते Rn का स्क्वायर, ठीक है। नाउ चूंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सो टोटल मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m नंबर ऑफ पार्टिकल
जिसका मास कितना m है और इसकी संख्या n है, तो m इंटू n, दिस इज द टोटल मास। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, m, दिस इज द मास, इसको मान लिए m। ठीक है, सो this system, equation number 2, so from equation number 2 से हम लोग इस I को क्या लिख सकते हैं, m इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर और ये rn का स्क्वायर। अगर इसमें n ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए और नीचे डिवाइड कर दिया जाए तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, I इक्वल टू m इंटू n, और इधर हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर डिवाइड बाय n। सो m इंटू n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू n, दैट इज m इंटू n इज कैपिटल M। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो सिंस m इंटू n बराबर क्या है, कैपिटल M, सो I इक्वल टू कैपिटल M और r1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर और डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा, n। दिस इज इक्वेशन नंबर, इधर 2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, नाउ द होल मास the whole mass of this body is concentrated as concentrated at m। ठीक है, so the radius of gyration, so the moment of inertia, so moment of inertia of this body due to center of mass is h। सेंटर ऑफ मास के कारण इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I, मास कितना है यहाँ पर कैपिटल M, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से हम लोगों ने k माना है, सो दैट इज द k स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 बोथ आर द सेम इक्वेशन। ठीक है, सो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब इक्वेट करेंगे आप, ठीक है, तो इधर कैपिटल M r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा rn का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल n, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, कैपिटल M k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से m क्या हो गया, कैंसिल, तो k स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय n। ठीक है, एंड सो k का वैल्यू, अगर आपको बोला जाए k का वैल्यू कितना आएगा, k इक्वल टू रूट अंडर
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर और प्लस Rn का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना n. So this is the radius of gyration. Okay. This equation is known as a radius of gyration. So radius of gyration is also defined as the root. ये क्या है? रूट है. ये क्या निकला है? मीन. रूट मीन. और किसका मीन निकला हुआ है? सारे स्क्वायर का. So radius of gyration is the root mean square of the distance of the various particle. ठीक है. So you can say also k is the radius of gyration. So radius of gyration is also defined as the सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है, दिस वन. तो लिखेंगे रूट एंड देन मीन. मीन का मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से डिवाइड कर दिए. आप लोग माध्य निकालने के लिए सीखे होंगे. ठीक है, कि अगर बोला जाए कि 1 से लेकर के 5 तक का मीन निकालिए तो आप क्या करते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5. और कितना संख्या है? 5 ठो है. 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिए, यही मीन हो गया. तो वही चीज़ यहाँ पर है. R1 + R2 + R3 + R4 + R5 से लेकर के Rn तक है. n कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो, जितना आप मान सकते हैं. उसी नंबर से डिवाइड किया गया तो ये मीन निकल गया. तो पहला हो गया रूट, दूसरा क्या लिखेंगे? मीन. और किसका मीन निकल रहा है? स्क्वायर का. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर. ठीक है. सो रेडियस ऑफ gyration इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स. ये जो अलग अलग पार्टिकल्स था जिसका हमने डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से R1 R2 माना है, इन सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस. सो रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स. ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार इसको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, लेकिन आप लोग इसको कुछ अंतराल में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. रेडियस ऑफ gyration ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रेडिकल. ठीक है, डिस्टेंस. रेडिकल डिस्टेंस दैट मीन्स ये के. ठीक है, of a point which would have a moment of inertia the same as the body's actual distribution of mass if total mass of the body were concentrated at this point. So मैंने एक बॉडी ले लिया जिसमें n पार्टिकल है और उसका मास m1 m2 m3 m4 इस तरह से mn तक है. mn पार्टिकल का डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से Rn है. इस तरह से m2 पार्टिकल का जो है, ठीक है, दिस वन इज m3. m3 पार्टिकल का डिस्टेंस जो है R3 है और m2 पार्टिकल का डिस्टेंस R2 है. मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया. फर्स्ट पार्टिकल का कितना? m1 × R1 का स्क्वायर. सेकेंड पार्टिकल का m2 R2 का स्क्वायर. इस तरह करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mn Rn का स्क्वायर. सभी को जोड़ दिए तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया. ठीक है. अगर इमेजिन कर लेते हैं कि सारे पार्टिकल्स जो है वो आइडेंटिकल हों तो उनके मास सेम होगा, और मास सेम होगा तो मास को हमने m सपोज कर लिया. इस तरह से m कॉमन आ गया. ठीक है. नाउ अब टोटल मास
अगर बॉडी का टोटल मास देखें तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सारे का मास m है, तो मास हो गया टोटल m इंटू n, और इसको हमने कैपिटल M सपोज कर लिया। ठीक है, इसको हमने मान लिया। अब m n यानी इक्वेशन नंबर 2 को फिर से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, n बाय n से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 है ये, n बाय n क्या है, 1 है, 1 से रिजल्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कोई रिजल्ट में प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो n बाय n मल्टीप्लाई किए, एक m से n मल्टीप्लाई हो गया, बाकी एक n जो है यहाँ पर डिवाइड हो गया। m इंटू n को हम लोगों ने इधर m सपोज करके रखा है। ठीक है, मान करके रखा है m इंटू n बराबर m, तो इसको हमने m रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जब m रिप्लेस किया तो यहाँ पर क्या हो गया, m इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर से लेके rn का स्क्वायर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो, तो चूंकि सेंटर ऑफ मास पे हॉल मास होता है, सो हॉल मास इज द m, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से k है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m इंटू k स्क्वायर। नाउ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द body is same. This is due to the particles, every particles, and this moment of inertia is due to the center of mass, but both moment of inertia are same. So equal कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा m m, k बचेगा, k स्क्वायर इतना रहेगा, जहाँ से हम k को निकालेंगे तो इधर से स्क्वायरिंग हटाएंगे तो रूट आएगा, तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन इज द रूट, पहले जो दिख रहा है रूट, फिर जो दिख रहा है मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स, जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उसके जो डिस्टेंस हैं उसके स्क्वायर का मीन निकालना है, और फिर मीन निकालने के बाद उसका रूट निकालना है, तो वही स्क्वायर जो रूट मीन स्क्वायर है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर? कल के वीडियो में हम लोग कुछ इसके यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, और रेडियस ऑफ जायरेशन देखा। कल इसके एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला आदि के बारे में बात करेंगे, और तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।